माननीय कुलपति बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ, प्रोफेसर संजय सिंह सर, कुल सचिव प्रोफेसर एस विक्टर बाबू सर, प्रोफेसर नवीन अरोड़ा सर, विभागाध्यक्ष एनवायरमेंटल साइंस, डॉक्टर रचना मैडम, जनसंपर्क अधिकारी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ, मैं लेफ्टिनेंट राजश्री अपने सह आयोजक लेफ्टिनेंट डॉक्टर मनोज कुमार ददवाल सर के साथ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी परिवार की तरफ से इस राष्ट्रीय कैडेट कोर द्वारा आयोजित ई कैंप आत्मनिर्भर भारत अभियान में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। बीबीएयू में एनसीसी की 2 शाखाएं चलती हैं, एक 20 यूपी गर्ल्स बटालियन की तरफ से जो कि गर्ल्स के लिए है और दूसरी 67 यूपी बटालियन के तरफ से जो कि बॉयज के लिए है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस कोरोना महामारी ने जनमानस के जीवन को बहुत प्रभावित किया है। उसी का परिणाम है कि आज हम लोग जो हमारा कैंप फिजिकल उसमें होता था, आज हम लोग ई कैंप कर रहे हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 12 मई 2020 को आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत आर्थिक पैकेज की शुरुआत की, जिससे भारत को आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाया जा सके। दुनिया में हर देश की अपनी है पहचान, हमारा आत्मनिर्भर होना हमारे देश की है पहचान। इन्हीं शब्दों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत के लिए आप सभी लोगों से आग्रह करती हूँ कि आप अपनी जगह खड़े हो जाएं और हम लोग कुल गीत शुरू करेंगे विश्वविद्यालय का। हमारा विश्वविद्यालय हमारे देश की शान है। हमारा विश्वविद्यालय हमारे देश की शान है। भीमराव के सपनों का ये नया प्रतिमान है। अवध का मान है ये ज्ञान कला की राजधानी। दिल से मन मन से मन विज्ञान की राजधानी। हमारा विश्वविद्यालय बुद्ध के संदेश से दुनिया निखारे। सत्य अहिंसा प्रेम से जग को समाए। ज्ञान सामूहिक मुक्ति दिलाए। ओ प्रखर एक इंसान बनाए। हमारा विश्वविद्यालय हमारे देश की शान है। भीमराव के सपनों का ये नया प्रतिमान है। हमारा विश्वविद्यालय धर्म की धरती बनाए। आओ सही जीवों का दिलाए। संविधानी सपनों को हम सच बनाए। अम्बेडकर विश्वविद्यालय को अम्बेडकर विश्वविद्यालय को
ज्ञान का संस्कृति बनाए, ज्ञान का संस्कृति बनाए, ज्ञान का संस्कृति बनाए। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे विश्वविद्यालय की जनसंपर्क अधिकारी डॉक्टर रचना मैडम हमारे साथ जुड़ गई हैं और सभी बच्चों को उनका बहुत ज़्यादा इंतज़ार था, तो बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि बहुत ही ज़्यादा कर्तव्यनिष्ठ, मेहनती हैं और जो भी सामाजिक गतिविधियां हमारे विश्वविद्यालय में आयोजित की जाती है उनमें बढ़ चढ़ कर के भाग लेती हैं। और जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि किसी यूनिवर्सिटी का दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, एक तो एकेडमिक और रिसर्च और दूसरा जो पब्लिक परसेप्शन है। तो एकेडमिक्स में तो हम लोग पूरा ध्यान दे रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा जो जनता का दृष्टिकोण है हमारे विश्वविद्यालय की तरफ से सही नहीं था। तो लेकिन जब से इन्होंने ज्वाइन किया है यूनिवर्सिटी में जनसंपर्क अधिकारी के तौर पर, तो मीडिया में हमारे जो विश्वविद्यालय की हमेशा ही पॉजिटिव रिपोर्ट जाती है और बहुत अच्छा जो हमारा पब्लिक परसेप्शन है उसका ग्राफ भी बहुत तेज़ी से ऊपर उठा है। तो मैं इसी जो हमारी बहुमुखी प्रतिभा की धनी है डॉक्टर रचना गंगवार मैडम, उनको मैं आमंत्रित करना चाहूँगी कि जो आज हमारा भारत आत्मनिर्भर भारत अभियान चल रहा है उसके बारे में आप लोगों को विस्तार से बताएंगी, और जिससे बच्चों को पता चलेगा कि आखिर में जो क्या ऑब्जेक्टिव से जो हमारी सरकार है वो इस अभियान को लेकर के आई। तो मैं तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करना चाहती हूँ डॉक्टर रचना गंगवार मैडम का। मैडम आइए प्लीज। थैंक यू सो मच राशि, थैंक यू सो मच। आप सभी को नमस्कार बच्चों। और बहुत ज़्यादा तारीफ की है राशि जी ने। हम लोग फ्रेंड्स हैं, अच्छे फ्रेंड्स हैं, तो वो थोड़ा सा बीच में वो शायद ना पाए तो वो उसको इग्नोर किया जाए, ये अपील है सारे बच्चों से। आज का जो विषय है आत्मनिर्भर भारत अभियान, इस पर चर्चा करने से पहले हमको लगता है कि एक बात जो है वो हम सब बहुत बेहतर समझते हैं एक हिंदुस्तानी के रूप में, एक भारतीय के रूप में, कि हम लोगों को ये चीज़ की ज़रूरत हमेशा महसूस हुई है कि जब भी हम मार्केट जाते हैं तो हमें लगता है कि हाँ, कि जो भी प्रोडक्ट हम खरीदते हैं वो कई बार ऐसे प्रोडक्ट्स भी होते हैं जो हमारी पॉकेट के बाहर से होते हैं, और कई बार ऐसे प्रोडक्ट्स भी होते हैं जो हमारी पॉकेट के भीतर होते हैं, और पर वो हमारे यहाँ उसकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती और हमारी डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। बेसिकली जो यहाँ इस बात को कहने के पीछे एक कारण है वो ये है कि हम सबने अनुभव किया है कि कई ऐसी चीज़ें हैं जिन पर हमारी डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, निर्भरता बहुत ज़्यादा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे देशों की। आत्मनिर्भर भारत अभियान जो माननीय प्रधानमंत्री हमारे लेकर आए हैं, 12 मई को उन्होंने इसको अनाउंस किया और 20 लाख करोड़ का एक आर्थिक पैकेज, राह पैकेज जो है, जो जिसको उन्होंने अनाउंस किया, उसमें बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें उन्होंने उसको इंक्लूड किया है। और उसके पीछे सबसे जो एक इम्पोर्टेंट, जो महत्वपूर्ण उनका उद्देश्य है वो यही है कि ये जो निर्भरता हर भारतीय महसूस करता है किसी भी क्षेत्र में, वो निर्भरता हमारी किस तरीके से कम हो सकती है। देखिए, डिपेंडेंसी जो है वो 1 साल, 2 साल या 5 साल की नहीं है हमारी। ये निर्भरता हमारी बहुत सालों की है। अगर आप इसको 1947 के बाद से ऑब्जर्व करना शुरू करें, तो आपको समझ में आएगा कि ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हो सकते थे, जहाँ पर हम अंतर्राष्ट्रीय उनका जो इंटरफेरेंस, इंटरनेशनल इंटरफेरेंस, उसको हम कहीं न कहीं डिक्लाइन कर सकते
सकते थे या डिनाई कर सकते थे, लेकिन हमारी पॉलिसीज़ बहुत डिफरेंट रही, हमने उनको वेलकम किया। उनको वेलकम करने के चक्कर में हमारा जो सबसे बड़ा जो एक नुकसान हुआ, जो एक बहुत बड़ा लॉस है, वो ये है कि हमने अपने कहीं न कहीं लोकल मार्केट, अपने अपने लोकल इंडस्ट्री को बहुत हार्म किया और यही एक बहुत बड़ा कारण है कि आज 70-75 साल बाद भी हम जिस जगह खड़े हैं, वहाँ पर ऐसे बहुत से इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं, जिनकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में नहीं होती। और अगर कोविड-19 का दौर नहीं आया होता, मेबी गवर्नमेंट जो है ये इसको शायद बाद में लेकर आती या कुछ और तैयारी से लेकर आती या हो सकता है उनकी प्लानिंग रही भी हो, हम लोग इस बारे में नहीं जानते। लेकिन कोविड-19 ने कहीं न कहीं हम सबको ये एहसास कराया कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनमें हमारी आत्मनिर्भरता ज़रूरी है। ख़ास तौर से तब जब बहुत सारे जो लेबर एंड माइग्रेंट्स थे, जो प्रवासी मज़दूर थे, जब उन्होंने बहुत कई स्टेट से जब उन्होंने वापस अपने-अपने स्टेट जाना शुरू किया, तो बहुत ज़्यादा एक डिस्कशन जो था वो ये था कि ये जो माइग्रेंट्स जो बेरोज़गार हो गए हैं, इनका अब क्या होगा और इन्हें कहाँ नौकरी मिलेगी? सोचिए क्या माहौल होता अगर हमारे यहाँ आज भी कॉटेज इंडस्ट्री या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री या लघु उद्योग आज भी जीवित होते और बहुत बेहतर तरीके से काम कर रहे होते, तो क्या इन माइग्रेंट्स को कहीं जाने की ज़रूरत थी? और अगर कोई जाकर वापस आ रहा है, तो क्या ये सवाल हमारे दिमाग में आता इस तरीके से आता कि इनका अब क्या होगा और इनके परिवारों का क्या होगा और जिन जगहों पर ये जा रहे हैं वहाँ पर जो एक्सपेंडिचर है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, गवर्नमेंट के भी अपनी बहुत सारी उसको भी बड़ी सहूलियतें होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे देश की वास्तविकता बहुत अलग है और हर प्रदेश इस बात को झेल रहा है। इस पैकेज को लाने के पीछे की जो एक मेन साइकोलॉजी है, वो यही है कि किस तरीके से लोकल एरियाज़ को देखिए, भारत का मतलब केवल आप कुछ शहरों से या कुछ बिज़नेस इंडस्ट्रीज़ में जिन लोगों का आधिपत्य है, जिनका जिनका डोमिनेशन है, उनसे नहीं लगा सकते कि अगर ये लोग सेल्फ डिपेंडेंट हैं, तो हम मान लेते हैं कि पूरा भारत सेल्फ डिपेंडेंट है। और अगर कुछ शहर जो हैं वो बहुत अच्छा बहुत तरक्की कर रहे हैं, तो हम मान लें कि पूरा देश तरक्की कर रहा है। मेज़रमेंट की कमी नहीं होना चाहिए और ये है भी नहीं। तो जब हम कहते हैं आत्मनिर्भर भारत, तो हम पूरे भारत की बात करते हैं। हम यहाँ केवल बड़े-बड़े शहरों की या कस्बों की बात नहीं करते हैं, हम यहाँ गाँव की बात भी करते हैं क्योंकि गाँव ही भारत जो है वो उसकी बहुत बड़ी पहचान उसके गाँव से शुरू हुई और उसको भी आत्मनिर्भर बनाने की बात करते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर आत्मनिर्भर भारत अभियान भारत सरकार ने चलाया, उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण जो एक उन्होंने इस चीज़ को रखा वो ये है कि भारत को आत्मनिर्भर बिल्कुल सतही स्तर से करने की ज़रूरत है। इसलिए उन्होंने एक पूरी टीम ने एक बहुत बेहतरीन काम ये किया है कि उन्होंने आइडेंटिफ़ाई करने की कोशिश की है कि ऐसे कौन-कौन से सेक्टर्स हो सकते हैं जहाँ पर हमारी निर्भरता दूसरे देशों पर बहुत ज़्यादा है। और उन्होंने लगभग ऐसे 12 सेक्टर्स जो हैं जिनको निकाला है और उन 12 सेक्टर्स को निकालने के बाद उन्होंने कुछ मेजरमेंट्स हैं, कुछ जो प्लानिंग जो किया है, जो उन्होंने उनका विज़न है कि हाँ, हम इसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे, तो उन्होंने वहाँ पर उसको इन्वेस्टमेंट करने का प्लान किया है। जैसे जो बिज़नेस है, ठीक है? जैसे आपका एमएसएमई है, यानी मीडियम, स्मॉल माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज़ जो हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट के लिए उन्होंने बहुत अच्छा एक फंड दिया है। दूसरा उसके अलावा भी दूसरे स्टार्टअप्स हैं, उनके लिए भी उन्होंने एक बहुत अच्छा फंड वहाँ पर एलोकेट किया है और साथ ही साथ उन्होंने पॉलिसीज़ को माइल्ड किया, ठीक है? इन्वेस्टमेंट की पॉलिसीज़ को माइल्ड किया है, जो कि बहुत ज़रूरी होता है कि अगर किसी को जैसे हम लोग जो मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, उनके पास सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि हमको बिज़नेस शुरू करने के लिए सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि हमारे पास पूँजी नहीं है, पैसा नहीं है। हमारे पास आइडियाज़ बहुत हैं, हमारे पास काम करने का मादा बहुत है, मोटिवेशन बहुत है, लेकिन हमारे पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा नहीं है। तो भारत सरकार ने इस बात का ख़्याल रखा है कि इस तरीके के जितने भी बिज़नेस हैं, जो कि माइक्रो, स्मॉल और मीडियम लेवल पे हैं, कोई भी छोटा बिज़नेस शुरू करना चाहता है, तो उन्होंने उसके लिए वहाँ पर सुविधा की है। इवन जो वेंडर्स हैं, उनके लिए भी उन्होंने वहाँ पे एक फंड एलोकेट किया है कि उन वेंडर्स के लिए को भी हम कहीं न कहीं एक तरीके का फाइनेंशियल एड देंगे। दूसरा उन्होंने एक बहुत इम्पोर्टेंट जो उसमें लिया है वो एग्रीकल्चर उसके अलाइड फील्ड्स हैं। ये हम सब जानते हैं कि जो हमारे हिंदुस्तान का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, देखिए हमको लगता है दूर से कि एग्रीकल्चर में हम लोग जो हैं सेल्फ डिपेंडेंट हैं, लेकिन आपको पता है टेक्निकली हम एग्रीकल्चर में सेल्फ डिपेंडेंट नहीं।
उसका कारण ये है कि हम जितने भी सीड्स को यूज़ करते हैं, बीजों का इस्तेमाल करते हैं, जितने भी हम उर्वरकों का इस्तेमाल करते हैं, जितना भी हम पेस्टिसाइड्स तो आई डोंट वांट टू यूज़ दिस वर्ड एक्चुअली, पेस्टिसाइड कहना ही हमको बड़ा अजीब लगता है, लेकिन ये वास्तविकता है कि पेस्टिसाइड्स जितने भी हम यूज़ करते हैं, इस हर जगह पर एक बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट जो है वो इंटरनेशनल मार्केट का है। मतलब आप सोचिए कि अभी 1 हफ्ते पुरानी खबर है जिसमें अखबार में खबर थी कि इंडियन गवर्नमेंट ने बाकायदा नोटिस निकाले हैं लोकल लेवल पर कि चाइना के ऐसे कई सीड्स हैं जो मार्केट में आ गए हैं और वो सीड्स जो हैं हमारी जो ज़मीन है, हमारी जो खेती की ज़मीन है, उसकी उर्वरक क्षमता को कहीं न कहीं कम करने वाले हैं और आपकी प्रोडक्टिविटी जो उसकी है वो कम होगी। तो कृपया इससे सावधान रहिए कि वो बीज ना खरीदिए। क्यों? क्योंकि जितने भी इस तरीके के सीड्स और पेस्टिसाइड्स और जितने भी हम लोग ये इस्तेमाल करते रहे एग्रीकल्चर में, उसने हमारे लैंड को कहीं न कहीं उसकी प्रोडक्टिविटी को कम किया है। उसका उन्होंने एक क्रॉप का कल्चर डेवलप कर दिया है कि अब दूसरी फसल जब आप उसमें कोई और फसल उगाइए, तो वो कोई और फसल जो है रिस्पॉन्ड नहीं करती, तो फिर आपको वही फसल जो है खाद कर लगानी पड़ती है। तो ये आपको लगता है कि 1 या 2 साल या 4 साल हुआ है? बिल्कुल नहीं। सालों साल ये चीज़ें चलती रही और आज जाकर हम जब इसको रियलाइज़ कर रहे हैं, वो कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए, कोई बात नहीं है, हमने जब जागो तब सवेरा, जब हमने इसको रियलाइज़ किया और हम इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, हमारा किसान अब समझने लगा है। बदलाव जो है देखिए कोई भी बदलाव जो है वो वक़्त भी माँगता है और उसके लिए धैर्य भी चाहिए होता है। जब ये चीज़ें बदलेंगी, बदल जाएँगी तो बहुत बेहतरीन होंगी, लेकिन जो ये ट्रांज़िशन फ़ेज़ होगा, इसमें बहुत सारी क्राइसिस होंगी और इसके लिए हमें बीइंग इंडियन हमको तैयार रहना चाहिए। ये हमारी ज़िम्मेदारी है। कोविड-19 के एरा ने हमको बहुत सारी ज़िम्मेदारियों का एहसास कराया है, परिवार के लिए भी और समाज के लिए भी। और हमको लगता है आप लोग भी जब घर में बैठे होंगे, घर में होंगे इस पैंडेमिक के दौरान, आपको भी लगता होगा कि हमारा कंट्रीब्यूशन क्या है इस सोसाइटी में, ठीक है? अखबारों में और चैनल्स में बहुत सी चीज़ें जो हमें दिखती तो एक एग्रीकल्चर को लेकर जो एक बहुत बड़ा चीज़ है, दूसरा उन्होंने एग्रीकल्चर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए एक बहुत अच्छा अमाउंट जो है वो एलोकेट किया है कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डेवलप करना चाहिए। हिंदुस्तान में क्या है, देखिए हमारे यहाँ एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर या एग्रीकल्चर जो बहुत सिस्टमैटिक नहीं, सिस्टमैटिक करने की ज़रूरत है। अब एग्रीकल्चर मैपिंग नहीं चल रही है, बहुत 2-4 साल हो गया है शायद गवर्नमेंट चला रही है। एग्रीकल्चर मैपिंग के थ्रू वो जो है वो ये कोशिश कर रहे हैं जानने की कौन-सा हिंदुस्तान का कौन-सा एरिया जो है, वहाँ की लैंड और वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, वो किस पर्टिकुलर फसल के लिए जो है वो बहुत फ्रूटफुल है। तो ये एक बहुत बेहतरीन चीज़ होगी। उसके अलावा एनिमल हस्बेंड्री के लिए भी उन्होंने एक बहुत अच्छा अमाउंट एलोकेट किया है। क्योंकि उसकी भी बहुत ज़रूरत है। केवल एग्रीकल्चर में नहीं इवन रूरल एरियाज़ में एक बहुत बड़ा बिज़नेस है इसका, जो कि बहुत ज़रूरत है उसकी भी। एक बहुत अच्छा वहाँ पर इन्वॉल्वमेंट है। दूसरा सिविल एविएशन में एक के लिए उन्होंने पैसा एलोकेट किया है। सिविल एविएशन के लिए बहुत ज़रूरत थी उसकी, इसका कारण है कि ऐसे कई सेक्टर्स हैं जहाँ पर इंडिया जो है आज भी टेक्नीक, सिस्टम, इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉन्सेप्ट्स बोरो करता है, ठीक है? और बोरो करने में क्या होता है, देखिए किसी भी देश की कोई भी सिस्टम, किसी भी तरीके का कोई भी कल्चर, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हो, पॉलिसी को लेकर हो, वो वहाँ की ज़रूरतों के हिसाब से बनता है। हमारी ज़रूरतों के हिसाब से अमेरिका नहीं बनाएगा या चाइना नहीं बनाएगा। ओके, वो हम एडवर्टाइज़ वैसे ही करते हैं और हम सपने भी उसी तरीके से देखते हैं। लेकिन हमारा जो लोकल स्ट्रक्चर है, हमारा जो नेशनल स्ट्रक्चर है, हमारा जो नेशनल कल्चर है, जो लोकल कल्चर है, वो वहाँ से डिफरेंट है। तो हमको और दूसरा हमारा जो सॉइल है, जो लैंड है, वहाँ यहाँ तक किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ हो सकता है, ये इसका पूरा नेचर बहुत अलग है। तो हमको इन चीज़ों की बारीकियों को समझना चाहिए बजाय हम ब्लाइंडली किसी भी चीज़ को फॉलो करके किसी भी चीज़ को बोरो करें। तो सिविल एविएशन में एक बहुत अच्छा फंड एलोकेट किया है। बहुत अच्छी बात है, डिफेंस में बहुत अच्छा फंड एलोकेट किया है। उसका रिजल्ट आपको दिख गया होगा। 3 दिन पहले हमारे रक्षा मंत्री जो है उन्होंने अनाउंस किया है कि 101 जो है वो रक्षा उपकरण जो है उनके लिए कोई भी सामान जो है वो अब हम आयात नहीं करेंगे। तो ये वो हम यहीं अपने देश में बनाएँगे, तो उससे बहुत सारी चीज़ें उनका समाधान है, रोज़गार भी मिलेगा, नए तरीके के रोज़गार मिलेंगे, ठीक है? नई तरीके की एजुकेशन सिस्टम का भी डेवलपमेंट होगा क्योंकि आपके पास उस तरीके की इंजीनियरिंग भी आएगी, उस तरीके की सोशल इंजीनियरिंग भी आएगी, जिसकी बहुत ज़रूरत है इस देश में। इसके अलावा उन्होंने हाउसिंग सेक्टर में एक बहुत अच्छा एक पैसा एलोकेट किया है
और वहाँ पर रिलैक्सेशन दिया है स्पेशली मिडिल क्लास और लोअर क्लास को कि आप जो है वो जब हम मिडिल क्लास और लोअर क्लास की बात करते हैं तो हम फाइनेंशियल बात करते हैं, अदरवाइज देयर इज नथिंग, कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है ऐसा, ठीक है। लेकिन फाइनेंशियली जब हमको मेजरमेंट्स करने होते हैं तो हमें इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना होता है। हम इसके बिल्कुल बहुत अगेंस्ट रहते हैं इस तरह की टर्मिनोलॉजी के, बट इकोनॉमिक कंडीशंस को जब हम देखते हैं तो हम इस तरह के वर्ड्स को यूज करते हैं। तो वहां पर उन्होंने एक बहुत अच्छा पैसा एलोकेट किया है। दूसरा सोशल सेक्टर में और हेल्थ सेक्टर में अच्छा पैसा उन्होंने दिया है कि सोशल सेक्टर में उन्होंने दिया है कि आप सोसाइटी से रिलेटेड जितने भी दूसरे इन्वॉल्वमेंट्स हैं स्पेशली हेल्थ को लेकर उन्होंने कि हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, दूसरा मेडिसिन को लेकर, उसकी मैन्युफैक्चरिंग को लेकर, उसकी टेक्नोलॉजी और उसकी रिसर्च को लेकर बड़ी कंसर्न रही है गवर्नमेंट, जो कि एक अच्छी चीज है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है उन्होंने इसमें जो पैसा एलोकेट किया है वो माइग्रेंट वर्कर्स के लिए किया है। बहुत इम्पोर्टेंट बात है, माइग्रेंट वर्कर्स को लेकर अवेयर होना चाहिए था क्योंकि उनके भी राइट्स हैं। हम हमेशा राइट्स की बात करते हैं तो हम एक वर्किंग क्लास की राइट्स की बात हमेशा करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ एक बहुत खराब सोशल साइकोलॉजी हम लोगों की ये है कि हमने क्या किया है कि हमने जॉब को ना स्टैंडर्डाइज कर दिया। और जॉब को स्टैंडर्डाइज करने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि हमने क्लास बना दिया है उसका, कि हम एक क्लास तक के जॉब को तो हमको लगता है कि इनका राइट्स है, लेकिन उसके नीचे जैसे ही आपने जिस क्लास को डिमीन कर रखा है सोशली, उसको आपको लगता है कि इनके राइट्स को लेकर कंसर्न होने की जरूरत नहीं है। बहुत जरूरत होती है क्योंकि एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन जो है वो उस बिलोंग करता है उस सेक्शन को। माइग्रेंट वर्कर्स को लेकर, उनकी हाउसिंग को लेकर, उनको लेकर एक बहुत अच्छा इन्वॉल्वमेंट, बहुत अच्छा पैसा जो है वो एलोकेट किया है गवर्नमेंट ने। ये सारी चीजें आपको इंटरनेट पे अवेलेबल हैं क्या, सब लेकिन मेन जो डिस्कशन की बात है वो ये है कि क्या जरूरत थी आत्मनिर्भर भारत अभियान को लेकर आने की, और हमारे जैसे हम और आप जैसे लोग जो डायरेक्टली इस पॉलिसीज मेकिंग में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन हमारा अपना कंट्रीब्यूशन क्या है। देखिए, कोई भी पॉलिसी बगैर आम आदमी के कंट्रीब्यूशन के कभी सफल नहीं हो सकती। आत्मनिर्भर भारत की पॉलिसी तो बिल्कुल सफल नहीं हो सकती। इसका कारण है कि हम और आपकी जो है, हम में से कोई बायर है और हम में से कोई परचेजर है, और हम ही लोग जो है वो मार्केट बनाते हैं और मार्केट को गिरा भी देते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा इन्वॉल्वमेंट है वो ये है, देखिए चाइना के इंटरफेरेंस के बाद जो है वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को ये लगा कि चाइनीज मार्केट जो है उसकी मोनोपोली जो है वो इंडिया पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल रही है। तो हमको कहीं ना कहीं केवल इंडिया नहीं, मैक्सिमम कंट्रीज ने ये फील किया कि चाइना की मार्केट की मोनोपोली जो है उसने कहीं ना कहीं उनके यहाँ की जो सेल्फ कंट्रोल सिस्टम है उनके मार्केट में उसको कैप्चर करने की कोशिश की है, उसको लीड करने की कोशिश की है। और किसी भी कंट्री की फाइनेंस को लीड करने वाली अगर कोई और कंट्री आ जाती है तो आप ये याद रखिए कि फिर वही होता है जो ब्रिटिशर्स ने इंडिया के साथ किया था कि हमारी पूरी फाइनेंस को उन्होंने लीड किया। और यही कारण है कि कहीं ना कहीं हर कंट्री को लगता है कि डिपेंडेंट होने की, सेल्फ डिपेंडेंट होने की बड़ी जरूरत है। एक इंटरडिपेंडेंसी जो है वो कई बार बड़ी प्रॉब्लम करती है। इसलिए यहाँ पर बहुत, आपने देखा होगा कई कंट्रीज ने चाइना को बॉयकॉट किया। उसका रीजन ये नहीं है कि चाइना से लोग नाराज हैं या चाइना को डिमीन कर देना चाहते हैं। उसका रीजन ये है कि जिस तरीके की मार्केट की पॉलिसी चाइना ने, जिस तरह का एटीट्यूड इस पैंडेमिक के ड्यूरेशन में दिखाया, उससे कई कंट्रीज को ये समझ में आया कि ये एक बहुत खतरनाक तरीका हो सकता है किसी भी कंट्री को हाईजैक करने का। और चाइना ने भारत पाकिस्तान को हाईजैक कर लिया है, आप जानते ही होंगे, आपको बताने की जरूरत नहीं है, मीडिया बहुत उस पे खबरें चलाता है और मैक्सिमम सही होती है, याद रखिए, ठीक है। लेकिन इंडिया जो है उसको भी कहीं ना कहीं कोशिश की, और ये तो हिंदुस्तान के लोग बहुत ही जबरदस्त लोग होते हैं, इतना आसान नहीं होता। हमको बस थोड़ा जागने की जरूरत है, हमको जैसे ही हमको जगाया जाता है हम लीड ले लेते हैं। तो यही एक रीजन है। आप सोचिए कि कई लोगों का कहना है कि क्या कारण है कि चाइना से मार्केट हम लोग बंद नहीं कर देते। ये सवाल करते हैं कई स्टूडेंट्स ने हमसे किया है जब ये सब चल रहा था और हम अपने लेक्चर्स दे रहे थे, तो ये डिस्कशन भी हुआ भारत अभियान का। तो कुछ स्टूडेंट्स ने पूछा कि मैम सीधी सी बात है कि गवर्नमेंट को चाइना के प्रोडक्ट बैन कर देने चाहिए क्या, मतलब बड़ा नेगेटिव अप्रोच था। लेकिन देखिए एक चीज हमेशा याद रखिए कि जैसे राष्ट्रीय बाजार में नियम कानून होते हैं वैसे अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी नियम कानून होते हैं। WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसके नियमों के हिसाब से इंटरनेशनल ट्रेड चलते हैं। हमारे और आपके कह देने से एक दिन में या 24 घंटे में या
2 मिनट में कोई भी पॉलिसी ना तो बदलती है, ना ही मार्केट जो है वो खत्म किए जा सकते हैं। इसका अल्टरनेट क्या हो सकता है? इसका अल्टरनेट ये हो सकता है कि उनका प्रोडक्ट तो मार्केट में रहे, लेकिन हम अपने प्रोडक्ट से उसको कॉम्पीट करें। एक दौर ऐसा है कि जब उसको यहाँ से मुनाफा ही ना हो तो वो अपने आप ही ये देश छोड़कर चला जाए। और यही एक सबसे बड़ी यही एक साइडलाइन है जो कहीं न कहीं जो ये इनको साइडलाइन करेगी यही एक बात। और ये प्रैक्टिस हमारी और ये ज़िम्मेदारी हमारी और आपकी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप मोबाइल फ़ोन्स की बात करिए, ठीक है? मोबाइल फ़ोन्स की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में नहीं होती, मालूम होगा, सबको पता है। यहाँ असम्बल होती है, ओके? तो गवर्नमेंट अब कोशिश ये कर रही है कि मोबाइल फ़ोन, मेडिसिन ये ऐसी चीज़ें मेडिसिन को लेके आप सोचिए इतना इतना बड़ा मेडिसिनल इंडस्ट्री है इंडिया में, लेकिन उसके जो इंग्रीडिएंट्स हैं ना, उनमें से कई इंग्रीडिएंट्स की डिपेंडेंसी हमारी चाइना पे है, आपको मालूम है? और चाइना ने जैसे ही कोविड-19 पैंडेमिक आया एक प्रेशर जब हम लोगों ने जब चाइना को लेकर इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ने लगा सारी सरकारों पर और उसका बायकॉट शुरू हो गया, तो चाइना ने क्या किया इनडायरेक्ट पॉलिसी शुरू की। चाइना ने क्या किया कि दूसरी कंट्रीज़ को सप्रेस करना स्टार्ट कर दिया। कैसे? उसने अपना जो वहाँ का उसका एक्सपोर्ट था, उसने उसको कम किया या उसको महँगा कर दिया या रोकना शुरू कर दिया, ताकि दूसरी कंट्रीज़ पे प्रेशर बने। ठीक है? और प्रेशर बनाने के साथ-साथ वो पॉलिसीज़ में उस पे बार्गेनिंग चाहता था कि हम प्रेशर क्रिएट करेंगे और आप पॉलिसीज़ में बार्गेनिंग कर लीजिए। क्या बार्गेनिंग? कि इंटरनेशनल लेवल पे जो फोरम क्रिएट हो रहे हैं हमारे अगेंस्ट, उसमें आप हमारे साथ आकर खड़ेंगे। ये बहुत ही नेगेटिव बार्गेनिंग थी चाइना की और केवल इंडिया से नहीं की उसने, बहुत सारी कंट्रीज से करने की कोशिश की है और डब्ल्यूएचओ को कहीं न कहीं अपनी तरफ करने की पूरी कोशिश की है। और यहाँ पर जो है आप सोचिए कि इंडियन मार्केट ने स्टैंड लिया है, इंडियन मार्केट की गवर्नमेंट ने स्टैंड लिया है और गवर्नमेंट ने ऐसे बहुत सारे ऐप्स थे जो चाइना के बैन किए, ठीक है? चाइना के जिनसे करोड़ों रुपया कमाता था, टिकटॉक से कितना करोड़ों रुपया कमाता रहा है, एक साल में अब चाइना ये आपको मतलब बहुत बड़ा डेटा है, लगभग 50 बिलियन जो है वो आप सोचिए इंडिया से उसकी अर्निंग 50 बिलियन है। 50 बिलियन का अमाउंट आप जानते हैं हमारी जेब से इन्होंने लिया है और हमको इससे फर्क नहीं पड़ा। पढ़ना चाहिए था, इसलिए पढ़ना चाहिए था क्योंकि अगर ये पैसा हमारे देश में हमारे यहाँ हमारे लोगों के लिए लगा होता तो आप सोचिए कि जिन चीजों को आज हम डिस्कस करते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट है, डेवलपमेंट जो है बड़ा इम्बैलेंस है, इम्बैलेंस डेवलपमेंट नहीं होता, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होता, एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर जो है वो बहुत ही कम रेट में या फिर फ्री आपके लिए अवेलेबल होते। हम जब डेवलप्ड कंट्रीज से कंपेयर करते हैं और कहते हैं एजुकेशन फ्री है, हेल्थ फ्री है, ये वाकई में ये बेसिक नीड्स और ये फ्री होनी चाहिए। लेकिन उसके लिए हमारी पहले सेल्फ डिपेंडेंसी होनी चाहिए। बहुत सी चीजों पे हमारी डिपेंडेंसी अभी भी बहुत है। भारत सरकार ने आत्मनिर्भर अभियान के थ्रू इस डिपेंडेंसी को खत्म करने की पूरी कोशिश की है। एक उन्होंने बहुत अच्छा एक स्लोगन दिया कि वोकल फॉर लोकल देने के पीछे सिर्फ रीजन ये है कि हम अपने लोकल मार्केट को इग्नोर करते रहे हैं। इस चीज को सिर्फ एक उदाहरण से समझिए कि जब तक मॉल आपके घर के आसपास या आपके शहर में नहीं आता था, आप लोकल मार्केट से जाकर सामान खरीदते थे। ठीक है, आज भी बहुत से लोग खरीदते होंगे, लेकिन कई लोग डाइवर्ट हुए। ओके, क्यों? क्योंकि आपको मॉल की अपने पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट्स हैं, लेकिन उसका असर जो है वो लोकल मार्केट पे पड़ता है। और हम जो है लोकल मार्केट बिग बाजार से जाकर अगर लोग सामान खरीद रहे हैं या फिर स्पेंसर से जाकर सामान खरीद रहे हैं, तो आपकी गली में जो 2-3 दुकानें हैं जो परचूनी का सामान बेचती हैं, उनकी 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 बिक्री पे फर्क पड़ेगा उसका। और उस बिक्री का फर्क उनके परिवारों पे भी पड़ेगा, साथ काम करने वाले लोगों पे भी पड़ेगा। कितनी ज़रा सी चीज़ है और उसका असर आप अपने आसपास के माहौल से अगर देख सकते हैं, तो आप ये सोचिए कि पूरी इंडस्ट्री अगर कोई कंट्री कब्जा कर लेती है और उससे वहाँ के लोगों का जो एनवायरनमेंट है उसको जब उसको खाना शुरू कर देती है, तो वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशंस पे किस तरीके का फर्क पड़ता है। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि इस अभियान को लाने की बहुत ज़रूरत थी, जो कि एक बहुत बेहतरीन कोशिश है भारत सरकार की और वाक़ई में लोकल के लिए वोकल होने की बहुत ज़रूरत है। और याद रखिए कि मार्केट जो है वो डायरेक्टली हमारे कल्चर से जुड़ता है। मार्केट ऐसे रातों-रात खड़े नहीं हो जाते हैं, ठीक है? उसके लिए जो है आपको कहीं न कहीं कल्चर आपके बदले जाते हैं। जैसे कि ऐसी बहुत सारी फूड हैबिट्स हैं हमारी जो हमारी ओरिजिनली है ही नहीं। ऐसा बहुत सारा क्लॉथ टेक्सचर है
जो इंडियन है ही नहीं, जो स्किन के लिए ना हार्मफुल है, लेकिन वो हमारी आदत में है। ऐसी बहुत सारी सोशल प्रैक्टिसेस हैं जो कि हमारी आदत में है, लेकिन जब हम लोकल की बात करते हैं तो डेफिनेटली आप कहीं न कहीं अपने अपने उस कल्चर की बात भी करते हो जिसको इंटरनेशनल लेवल पर बदला गया है। एक टर्म है साइकोलॉजी में पढ़ाते हैं ब्रेन मैपिंग, जिसको हम लोग मार्केट में और कम्युनिकेशन में भी पढ़ते हैं कि ब्रेन को मैप कैसे किया जाता है। उसमें हम क्या करते हैं कि जो कंज्यूमर है ना उसकी उसकी सोच को बदलने की कोशिश करते हैं कि कंज्यूमर जो है वो ब्रांड रिलेटेड हो जाए, ब्रांड ओरिएंटेड हो जाए। फिर हम जब उसको धीरे-धीरे ब्रांड की आदत डाल देते हैं तो वो क्या करता है, फिर उस ब्रांड से नीचे आ ही नहीं पाता। ठीक है? उस ब्रांड की आदत डालने के लिए हम बहुत सारे डिस्काउंट्स जैसे फेक फ़ॉर्मूलाज़ मार्केट में लेके आते हैं। बाय वन गेट वन, बाय वन गेट टू जैसे बहुत सारे फ़ॉर्मूलाज़ मार्केट में लेके आते हैं। ठीक है? ऐसे बहुत सारे आपके एफएमसीजी प्रोडक्ट हैं। एफएमसीजी मतलब फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स जो हैं, जो गुड्स जो हैं, वो मार्केट में हैं। जैसे शैम्पू है, सोप है, कितनी छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं। लेकिन आपको पता है मैक्सिमम शैम्पू, कई ऐसे शैम्पू जो बहुत पॉपुलर हैं, जिनका सबसे बड़ा मार्केट है, वो इंडियन नहीं है। उनकी पैरेंटल ब्रांड जो है वो इंडियन नहीं है। तो यहाँ पर ये सबसे बड़ी ज़रूरत है कि हम जिन छोटी-छोटी चीज़ों का इस्तेमाल अपने घर में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करते हैं, हम वहाँ अब ये देखना शुरू करें कि ये जो है ये इंडियन है या नहीं। देखिए 3 तरीके की चीज़ें हैं जो खूब डिस्कस होती हैं। एक बात और कही जाती है कि स्वदेशी, स्वदेशी। तो ये सही है कि स्वदेशी की बात है, लेकिन विदेशी का पूर्णतः अपोज़ नहीं है। यहाँ पर ये चीज़ है कि वो चीज़ें जिनको हम अभी मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते हैं या जिनको लेकर हमारे यहाँ अभी भी बहुत अच्छा टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उनको हम अभी भी बाहर से मँगाते हैं और मँगाएँगे। लेकिन जैसे-जैसे हम अपने यहाँ स्टैंड करना शुरू कर देंगे, तब हमको अपनी मार्केट के लिए ओरिएंटेड होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। क्यों? क्योंकि हमको अपने यहाँ के लोगों को रोज़गार देना है, हमें अपना पैसा अपनी कंट्री में इन्वेस्ट करना है। हम अपनी कंट्री के प्रोडक्शन यहाँ की ग्रोथ के लिए काम करें। और जिस 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 आत्मनिर्भरता की हम बात करते हैं, वो आत्मनिर्भरता तभी रियलिस्टिक होगी। यूथ का बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है, यूथ से बहुत सारी एक्सपेक्टेशन है। तो जब हम आत्मनिर्भर होने की बात करते हैं तो 3 मेन पॉइंट्स हैं कि ऐसे प्रोडक्ट्स जो इंडिया में ही बन रहे हैं और इंडिया में ही बेचे जा रहे हैं। ठीक है? एक इस तरीके के प्रोडक्ट्स हैं, दूसरे उस तरीके के प्रोडक्ट्स हैं जो इंडिया में बनते हैं, कहीं और बेचे जाते हैं। ठीक है? या फिर कह सकते हैं कि उनकी उनकी जैसे चाइना के कई प्रोडक्ट्स हैं जो जो ओनर यहाँ का है और बनते वहाँ पर है। वहाँ के कई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं कि ओनर वहाँ का है, बनते यहाँ पर है। ऐसे प्रोडक्ट्स जो हैं ये डिफरेंट और इनको अगर आप पूरी तरीके से बंद कर देते हो तो बहुत बड़ा नुकसान है। तो यहाँ पर हमको बहुत सूझबूझ के साथ काम करना है कि हम जब प्रोडक्ट खरीदते हैं तो ये भी ध्यान रखें कि अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो कि किसी और कंट्री में बनता है, लेकिन ओनर यहाँ का है, प्रॉफिट इंडिया में आता है, तो उसको हमें हमें पूरी तरीके से बायकॉट नहीं करना। हमें सब्स्टिट्यूट ढूँढने हैं, ठीक है? दूसरा एक तीसरे तरीके का प्रोडक्ट वो है जो किसी और कंट्री में बनता है और हमारे यहाँ बेचा जा रहा है, उसका ओनर भी हमारे यहाँ का नहीं है, हम हमारे कुछ ट्रांज़ैक्शन हमारे यहाँ कंज़म्पशन का नहीं हो रहा, कोई प्रॉफिट हम नहीं गेन कर रहे हैं। ऐसे प्रोडक्ट्स को लेकर हमको थोड़ा कंसर्न होने की ज़रूरत है कि अगर वो ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनके सब्स्टिट्यूट हमारे मार्केट में अवेलेबल हैं, तो ये हमारी बिल्कुल करबद्ध निवेदन है कि आत्मनिर्भर भारत में युवा अपना योगदान दे और आपसे ये एक्सपेक्ट करता है, ये देश एक्सपेक्ट करता है कि हम जितना हो सके अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंट बनाएं, अपने देश को सेल्फ डिपेंडेंट बनाएं। और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ जो हम ज़रूर कहना चाहेंगे, देखिए जब हम लोग पढ़ा करते थे ना, तो बिज़नेस को लेकर इतनी फ्लेक्सिबल स्कीम नहीं थी। पैसा इतनी आसानी से नहीं मिलता था। हमको अभी भी मतलब हम अपनी बात बताते हैं कि हम हमेशा सोचते थे हम बिज़नेस करेंगे, ठीक है? क्यों? क्योंकि एक तो दूसरा हमको लगता था कि कुछ लोगों को रोज़गार भी दे पाएँगे, कुछ लोगों के काम भी आ पाएँगे। लेकिन मिडिल क्लास फैमिली की सबसे बड़ी दिक्कत पैसे की होती है कि हमारे पास इतना बड़ा अमाउंट नहीं होता कि हम इन्वेस्ट कर सकें। लेकिन आप बहुत लकी हैं, आप लोग जिस टाइम पर इस फेज़ में हैं जब आपको करियर एस्टैब्लिश करना है, आपको गवर्नमेंट आपके लिए जो है वो स्टार्टअप्स की बात करती है और माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज़ की बात करती है, आसानी से पैसा देने की बात करती है, मॉर्गेज कहीं तो कहीं आपका रखना ही नहीं है, किसी चीज़ को करना ही नहीं है, कहीं कहीं है भी तो बहुत थोड़ा-सा है, तो हम लोगों के टाइम में इतना नहीं था।
तो इसलिए हम लोग जो है वो जॉब को लेके बड़े परेशान रहते थे। लेकिन आपके पास सब्स्टिट्यूट बहुत सारे हैं, आपके पास बहुत सारे सब्स्टिट्यूट हैं, तो आप सेल्फ डिपेंडेंट बनने के लिए सिर्फ जॉब सेक्टर्स के लिए ही परेशान मत होइए। और दूसरा ये जॉब को लेके जो आने की बहुत जरूरत है लोगों को, क्योंकि साइकोलॉजी ने कहीं ना कहीं जो है इंटरनेशनल लेवल तक पीछे कि मतलब इस ड्यूरेशन में ऐसी कई स्टोरीज आई कि बहुत बड़ी-बड़ी कंपनीज में काम करने वाले लोगों को जब फाइनेंशियल क्राइसिस आना शुरू हुई या फिर तो उन लोगों ने क्या किया, छोटे-छोटे वेंडर्स की तरह उन्होंने अपनी स्टॉल्स लगाई। नाउ दे आर अर्निंग मच और ऐसी बड़ी-बड़ी सक्सेस स्टोरीज है और अब वो उन कंपनीज में वापस नहीं जाना चाहते। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो काम शुरू किया, छोटा सा बिजनेस शुरू किया, उसमें उनको फ्रीडम भी मिल रही है और उसमें उनको कहीं ना कहीं अर्निंग भी अच्छी हो रही है पहले से। तो ये एक साइकोलॉजी है जो इस पैंडेमिक ने हमको सिखाया है कि हमें साइकोलॉजी को बदलने की सख्त जरूरत है कि जो है कोई भी काम छोटा या बड़ा है, छोटा है और बड़ा है, हमको हर काम को एक स्तर पर देखना है और बहुत बहुत सारी स्कीम्स जो है, बहुत सारा पैसा जो है, बहुत सारा पैसा ये गवर्नमेंट जो आत्मनिर्भर भारत अभियान के माध्यम से लाई है और आप हमारे लिए ही लाई है, तो उसका उपयोग करिए और सेल्फ डिपेंडेंट बनिए, डिपेंडेंसी खत्म करिए। इसी के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद। आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बेहतर भविष्य के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। आपने कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं था आत्मनिर्भर भारत का जो कि आपने छोड़ा हो, चाहे अगर हम एग्रीकल्चर की बात लेते हैं, चाहे रक्षा मंत्रालय की बात लेते हैं, आपने सभी में और दूसरे देशों से कैसा रिलेशनशिप है भारत का, इसके बारे में भी चर्चा की। और मैं ऐसा ही चाहती थी कि बच्चों को हमारे पता चल पाए कि वो किस तरीके से आत्मनिर्भर भारत में सरकार काम कर रही है और करना चाहती है। तो पूरी तरीके से आपने उसके साथ निर्णायक भूमिका निभाई है। तो दो बातें जो आपकी बातों से निकल के आती है, तो दो लाइनें मैं बोलना चाहती हूँ कि आओ मिलकर सभी अखंड भारत बनाएं, स्वदेशी अपनाकर आत्मनिर्भर भारत को दुनिया में सर्वप्रथम बनाएं। तो इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। अब जो हमारे आज के मुख्य अतिथि हैं प्रोफेसर नवीन अरोड़ा सर, वो जुड़ चुके हैं। तो जब रचना मैडम बोल रही थी उसी ड्यूरेशन में वो हमारे साथ इस मीटिंग में जुड़ चुके थे, तो उनका बहुत ही ज़्यादा मैं स्वागत करती हूँ। और हमारे जो बच्चे हैं वो भी बहुत, उन सब की तरफ से आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं हमारी जो अंडर अफसर कनिका त्रिपाठी हैं, मैं उनको बुलाना चाहती हूँ कि वो सर का इंट्रोडक्शन दे सब बच्चों के सामने। कनिका त्रिपाठी। Thank you, ma'am. Good morning and very warm welcome to everybody. It is my privilege to introduce our chief guest on the first day of eCamp on Atmanirbhar Bharat. As all of you know, save the nature to save the future. And today's chief guest is very near to this. He is a fellow of International Society of Environmental Botanist and HOD of Environmental Science, Baba Saheb Bhimrao Ambedkar University, Lucknow. And he is none other but Professor Naveen Kumar Arora, PhD Microbiology. He is a renowned researcher in the field of environmental microbiology and biotechnology. To his credit, he has more than 90 research articles and is an editor of 25 books published by Springer Nature. Sir has also one patent to his credit. He is also editor-in-chief of the journal Environmental Sustainability. He has successfully completed several research and development projects and has been awarded by national and international bodies and societies and delivered invited talks, conferences and seminars around the globe, which includes conferences in USA, Portugal, China, Turkey, Vietnam. 11 scholars have also been awarded PhD under his guidance. Sir is a very versatile person, being president of the Society for Conservation of Wildlife
and also on the editorial board of 4 international journals. Now, I request Sir to address us so that we will be increasing our knowledge through his vast experience. Sir, please. Thank you, Kanika and Rashri, Dr. Rashri. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. I want to share my screen to show the students some of the slides. Are these slides visible? Yes, Hello? sir. The slide is visible? Dr. Rashri, slide is visible? सर हमारी तरफ से तो नहीं पता चल पाएगा, बच्चे बता पाएंगे. कनिका? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay. So I will start. Thank you, Dr. Rashri, for inviting me. I was listening to Dr. Rachna just a few minutes back. She covered a lot of topics. और मेरे को एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर और उस पर बोलना है, मेनली सेल्फ रिलायंस इन एग्रीकल्चर थ्रू बायोटेक्नोलॉजी. बट उससे पहले इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टच ऑन ए वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट, दैट इज ह्यूमंस एंड नेचर. नेचर से हमें बहुत, अभी कनिका ने बोला भी, नेचर से हमें बहुत क्लोज, नेचर के बिना वी कैन नॉट सर्वाइव. सो first of all, I would like to touch on few aspects of nature, then I will come on agriculture, which has come out of nature only. So you know what I tell to my students is that Big Bang theory से अर्थ यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ. ये एक हम मानते हैं कि ये एक यूनिवर्सल थ्योरी है, एक्सेप्टेड थ्योरी, दैट बिग बैंग थ्योरी से यूनिवर्स की उत्पत्ति हुई. फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स अकर्ड ड्यू टू बिग बैंग थ्योरी. तो मैं अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि बिग बैंग थ्योरी जब भी हुई उससे फिजिक्स हमारे बीच में आ गई. फिजिक्स हम तो नहीं थे तब, बट सर प्रेजेंटेशन को फुल स्क्रीन पे कर लीजिए सर. अच्छा, ओके ओके. अब ठीक है? यस सर. यस सर. तो बिग बैंग थ्योरी के साथ फिजिक्स मींस एटम्स, मॉलिक्यूल्स सब आ गए. और उसके बाद अर्थ का फॉर्मेशन हुआ. फॉर्मेशन ऑफ अर्थ 4.56 बिलियन ईयर्स अगो, जिसमें लाइफ आ गई बिलियन ईयर्स अगो. तो जब अर्थ बनी, फॉर्मेशन ऑफ अर्थ हुआ, तो उसमें बायोकेमिकल रिएक्शन शुरू हो गए. धीरे धीरे केमिस्ट्री ने अपना रोल प्ले किया और रिएक्शन होने की वजह से लाइफ आ गई अर्थ के ऊपर, जैसे डीएनए, आरएनए, बायोमोलिक्यूल्स, सेल, फिर सेल आ गए. तो जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ तो केमिस्ट्री आ गई एग्जिस्टेंस में और बायोलॉजी एग्जिस्टेंस तब आई जब सेल का फॉर्मेशन हो गया अर्थ के ऊपर. डीएनए, आरएनए, बायोमोलिक्यूल्स बने और सेल की उत्पत्ति हुई. फॉर्मेशन ऑफ सेल हुआ अर्थ के ऊपर. उसकी कंडीशंस का एक माहौल बना अर्थ के ऊपर और सेल का फॉर्मेशन हुआ. पहला सेल हम मानते हैं कि बैक्टीरियल सेल था. उसके बाद इवोल्यूशन हुआ और प्लांट, एनिमल्स, ह्यूमंस, ऐसे सब इवोल्यूशन होके आते गए. तो मैं अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ फिजिक्स इज द नानी ऑफ बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री इज द मदर ऑफ बायोलॉजी. और बायोलॉजी के साथ ये स्लाइड में ह्यूमंस का इवोल्यूशन इस स्लाइड में दिख रहा है. लेकिन इस ह्यूमन के इवोल्यूशंस की अगर हम बात करें तो इन लास्ट फ्यू इयर्स, इन लास्ट 5000 इयर्स और सो, ह्यूमंस के इवोल्यूशन के साथ हम लोगों ने धरती पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करने शुरू कर दिए. वी स्टार्टेड टू क्रिएट डिसबैलेंस. हमने क्रिएट किया जिसको हम कहते हैं, अगर हम साइंटिफिक लैंग्वेज में बोले, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज, जो ह्यूमन जनित एक्टिविटीज हैं जिसकी वजह से अर्थ के ऊपर बैलेंस बिगड़ने लगा. अब मैं आगे दिखाता हूँ कि कैसे बैलेंस बिगड़ने लगा. अब ये देखो, पॉपुलेशन, ह्यूमन पॉपुलेशन सबको पता है कितनी तेजी से बढ़ रही है. उसकी वजह से डिमांड फॉर एनर्जी बढ़ गई.
उसकी वजह से डिमांड फॉर फूड बढ़ गया, उसकी वजह से डिमांड फॉर वाटर बढ़ गया और ग्रीन हाउस गैस एमिशन बढ़ गया, जिसको हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग हो गई। ग्रीन हाउस गैस एमिशन बढ़ने से क्लाइमेट चेंज हुआ, ग्लोबल वार्मिंग होने लगी, टेम्परेचर बढ़ने लगा। आज ही मैं पढ़ रहा था एक आर्टिकल में कि ये लिखा हुआ था क्लियरली कि पिछले 10 साल अर्थ के सबसे गर्म साल थे रिकॉर्डेड बाय मैन। मैन के रिकॉर्ड जब से हम लोगों ने रिकॉर्ड करना शुरू किया है तो पिछला डेकेड सबसे गर्म था धरती का। तो वो ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट है। अब इसमें बहुत सारे और सारी चीजें इफेक्टेड होने लगी पिछले 100 साल और खासकर पिछले 100 साल में क्लाइमेट चेंज बहुत तेजी से हुआ। बायोडाइवर्सिटी लॉस, बायोडाइवर्सिटी लॉस मींस loss of life, loss of biodiversity, loss of plant biodiversity, loss of animal biodiversity. लैंड सिस्टम चेंज हुआ, हम डिग्रेडेड तरफ बढ़ गए, ओजोन डिप्लीशन, बहुत सारे और प्रॉब्लम्स, ओशियन का एसिडिफिकेशन, ओशियन का पोल्यूशन। तो ये सारी चीजें बढ़ने लगी। अभी इस स्लाइड में आप देखिए केमिकल पोल्यूटेंट्स, 10 मिलियन टन केमिकल पोल्यूटेंट्स हम ऐड कर देते हैं धरती पर हर साल। 10 मिलियन टन केमिकल पोल्यूटेंट्स, 7,000 टन ऑफ ऑयल स्पिल हर साल ऐड हो जाता है। अभी लेटेस्ट ऑयल स्पिल 2 हुए पिछले 1 महीने में। पिछले 1 महीने में 2 बड़े बड़े ऑयल स्पिल हुए हैं, एक मॉरिशस के पास और एक रशिया, एक रशिया के साइबेरिया के पास। 2 बहुत ह्यूज ऑयल स्पिल्स हुए पिछले ही 1 महीने। फिर 8 मिलियन टन प्लास्टिक पोल्यूशन ऐड हो जाता है हर साल। 1 मिलियन मेट्रिक टन हैवी मेटल्स और 2 to 3 गीगाटन एयर पोल्यूशन। किसी ने अपना माइक ऑन किया हुआ वो बंद कर लें, किसी ने अपना माइक ऑन किया हुआ बंद कर लें, डिस्टर्बेंस हो रही है। 2 to 3 गीगाटन एयर पोल्यूशन हम ऐड कर देते हैं। कि कोविड-19 जो है, कोरोना वायरस डिजीज 2019 में जो आ गई और अभी 1 साल होने वाला है आते हुए इसको, अक्टूबर नवंबर सितंबर में बोलते हैं चाइना में आ गई थी। तो वो एयर पोल्यूशन की वजह से उस पर बहुत बड़ा इफेक्ट है। जहाँ एयर पोल्यूशन ज्यादा है वहाँ कोविड-19 का इफेक्ट ज्यादा है। तो ये सारी चीजें जुड़ी हुई होती है नेचर से। अब ये देखिए प्लास्टिक कितना ज्यादा ऐड होता जा रहा है और रिसाइकलिंग जस्ट 9% है। टोटल प्लास्टिक जो धरती पे हम हर साल ऐड कर रहे हैं उसका सिर्फ 9% रिसाइकल हो पाता है, बाकी ऐड होता चला जा रहा है। हम प्लास्टिक का एक पूरा भंडार इकट्ठा करते जा रहे हैं धरती के ऊपर जो कि नॉन डिग्रेडेबल है। ये ग्रीन हाउस गैस एमिशन जिसमें सबसे मेजर रोल है कार्बन डाइऑक्साइड का, और ये मेजर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं वर्ल्ड की। चाइना सबसे नंबर 1 पर है, दूसरे नंबर पे यूएस है, फिर यूरोपियन यूनियन है, फिर इंडिया और बाकी देश आ जाते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन बहुत बढ़ता चला जा रहा है जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग के बहुत सारे इफेक्ट हैं। ग्लोबल वार्मिंग से क्या हो रहा है? स्नो, आइस, जो नॉर्थ पोल साउथ पोल पे आइस है वो मेल्ट होती जा रही है। माउंट एवरेस्ट या हिमालय के ऊपर जो बर्फ है, स्नो है, वो मेल्ट होती जा रही है। इसके बाद में बड़े दूरगामी परिणाम होंगे। ओशियन का लेवल बढ़ता जा रहा है, खारा पानी का लेवल बढ़ता जा रहा है और फ्रेश वाटर का लेवल खत्म होता जा रहा है क्योंकि स्नो और आइस मेल्ट हो रही है जो कि फ्रेश वाटर को होल्ड करती है। इसी वजह से आगे आने वाले समय में पानी की फ्रेश वाटर जो हमें चाहिए होता है, एनिमल्स, प्लांट्स, सबकी दिक्कत बढ़ती जाएगी। प्लस इसके वजह से धरती जो है वो बैरन होती जा रही है। मैं आप लोगों को एक स्लाइड दिखाऊंगा क्लाइमेट चेंज की वजह से कैसे लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, लैंड खराब होती जा रही है क्योंकि टेम्परेचर वेरिएशन हो रहा है, टेम्परेचर कहीं बढ़ रहा है कहीं घट रहा है। ये देखिए लास्ट 50 इयर्स में टेम्परेचर अर्थ का ये लाल और जो वो हो गया है, ये मतलब टेम्परेचर बढ़ता जितना ज्यादा लाल है उतना ज्यादा रेड की तरफ, दैट मींस वहां का टेम्परेचर ज्यादा बढ़ रहा है। अभी मैं पढ़ रहा था इस साल जून के महीने में साइबेरिया का टेम्परेचर 38 डिग्री पहुंच गया था। साइबेरिया नॉर्थ पोल के बिल्कुल पास है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से साइबेरिया का टेम्परेचर 38 डिग्री तक पहुंच गया। ये हालात पैदा होते जा रहे हैं। इसलिए देखिए ऊपर नॉर्थ पोल की तरफ ज्यादा लाल है, वहां ज्यादा इफेक्ट हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग का। इस पे भी साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं कि ऊपर ही ज्यादा क्यों हो रहा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड एक्यूमुलेशन का इफेक्ट। ये सारी चीजें 1970 से 2018 सिर्फ 30 और ये 18 का वो है फिगर, 48 साल में इतना डिफरेंस आ गया। बहुत ज्यादा ह्यूज डिफरेंस है। और
नेचुरल डिजास्टर बढ़ गए, नेचुरल डिजास्टर बढ़ गए, अफ्रीका, अमेरिका, एशिया सबसे आगे है नेचुरल डिजास्टर्स में। नेचुरल डिजास्टर्स की परसेंटेज बढ़ती जा रही है। बायोडायवर्सिटी, फ्रेश वाटर एनिमल्स 76% रिडक्शन हो गया, मरीन एनिमल्स का 39% रिडक्शन लास्ट 50 इयर्स में। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स 50% कम, 68% कम प्लांट्स हो गए, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स 39% कम हो गए, और कोरल्स जो समुद्र में पाए जाते हैं 50% कम हो गए। सारी बायोडायवर्सिटी कम होती चली जा रही है धरती की, और उसका मेन कारण है पॉल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, प्लास्टिक्स। ये सभी मेन कारण है जो मानव जनित गतिविधियां हैं, जिसको हम एक साइंटिफिक वे में बोलते हैं एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज। अब इसकी वजह से इतना ज्यादा नुकसान हो रहा है, इसलिए हम सबको मिलकर इसमें फाइट करना पड़ेगा, एनवायरनमेंट को बचाना पड़ेगा। मैं एक और क्लास ले सकता हूँ कभी भी तुम लोगों की, डॉक्टर राजश्री जब कहेंगी कि कैसे कोविड-19 जुड़ा हुआ है, कैसे कोविड-19 जुड़ा हुआ है इन सब चीजों से, एनवायरनमेंट से। और हिस्टोरिकल ट्रेंड की बात करें तो ये देखिए 2050 में 1700 में जितनी स्पीशीज थी धरती पर, उसकी आधी रह गई है 2050 तक। ये प्रेडिक्टेड है कि 2050 तक उसकी आधी रह जाएंगी ऑलमोस्ट। इतनी तेजी से हम जंगल्स को, फॉरेस्ट, पॉल्यूशन की वजह से ओशियंस, लैंड सब डिग्रेडेशन करते चले जा रहे हैं कि बायोडायवर्सिटी लॉस एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम की तरह हमारे सामने आता जा रहा है। अभी मैं लैंड डिग्रेडेशन की बात कर रहा था। ये मैप शो करता है लैंड डिग्रेडेशन, कैसे लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है धरती पर, और ये ह्यूमन इंड्यूस्ड लैंड डिग्रेडेशन है। इट इज ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज। अब ये रेड जोन जो है बहुत ज्यादा डिग्रेडेड है। इसी में देखिए हमारा भी एरिया, ये उत्तर प्रदेश, सेंट्रल इंडिया, कहीं ना कहीं यहाँ पे उत्तर प्रदेश, दिल्ली, ये सब एरिया यहाँ पे लैंड डिग्रेडेशन बहुत हाई है, रेड में आ रहा है। और हमने जाके भी, मैं आप लोगों को गांव की भी फोटोग्राफ्स दिखाऊंगा अपने ही आसपास की, कानपुर, लखनऊ के आसपास की, जहाँ पे लैंड डिग्रेडेशन साफ देखने को मिलता है। वो पेस्टिसाइड का बहुत ज्यादा यूज हो, या फर्टिलाइजर्स का बहुत ज्यादा यूज हो, या ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट हो, या पॉल्यूशन का इफेक्ट हो, वो सारी चीजें मिलकर ये लैंड डिग्रेडेशन की तरफ बढ़ती हैं। और ये ग्राफ में हमें पता चलता है कि सारी चीजें कैसे जुड़ी हुई हैं। ये ह्यूमन पॉपुलेशन ब्लू कलर की लाइन शो कर रही है, ह्यूमन पॉपुलेशन किस तरीके से बढ़ रही है तेजी से। ऑरेंज कलर की लाइन लैंड डिग्रेडेशन को शो करती है, सैलिनिटी बढ़ती जा रही है धरती के ऊपर। और ग्रे कलर की जो ये लाइन है ये शो करती है कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन। यानी कि ह्यूमन पॉपुलेशन जिस तरह से बढ़ रही है, उसी के साथ साथ पॉपुलेशन के साथ साथ लैंड डिग्रेडेशन बढ़ रहा है, उसी के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन बढ़ रहा है। सब चीजें जुड़ी हुई हैं, क्योंकि हम नेचर से दूर होते जा रहे हैं। जैसे डॉक्टर रचना भी कह रही थी कि हम वो रेडीमेड कल्चर की तरफ बढ़ गए, हम नेचर को भूलते गए। आज कितने लोग होंगे जो रात में नाइट स्काई तक ध्यान से देखे होंगे, कितने स्टार्स दिख रहे हैं स्काई में, या मीटियोर को देखे होंगे जिसको टूटा तारा कहते हैं। वो सब चीजें तो अब बच्चे देखते ही नहीं, क्योंकि सब मोबाइल पे और टीवी पे और सब लगे रहते हैं। तो हम नेचर से जैसे जैसे दूर होते गए, ये सब चीजें बढ़ती चली गई, पॉल्यूशन। और उसके साथ ही अगर मैं एग्रीकल्चर की बात करूं, जो मेरा टॉपिक है आज का, मैं ये एक बात बता रहा था कैसे एनवायरनमेंट का इफेक्ट हो रहा है, कैसे ह्यूमन एक्टिविटीज का इफेक्ट हो रहा है एनवायरनमेंट पे। हम बात करते हैं कि हम चांद पर पहुंच गए, हम बात करते हैं कि हम मार्स पर पहुंच गए, हम बात करते हैं कि हमने सैटेलाइट भेज दिया दूसरे प्लैनेट्स के ऊपर, उसको स्टडी करने के लिए हमने लैंड रोवर उतार दिए वहां पर मार्स पर, और कहां हमने प्लूटो तक के सैटेलाइट भेज दिए। हम बात करते हैं कि हमने टेक्नोलॉजी को इतना एडवांस कर दिया कि हम मोबाइल पे बात यहाँ से बैठ के अमेरिका में भी किसी से करें तो तुरंत हम बात कर सकते हैं। पहले ऐसा मुमकिन नहीं था। हर एक न्यूज हमारे पास हर मिनट पहुंचती रहती है। ऐसी कई चीजें हैं जो हम टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट की बात करते हैं, लेकिन आज भी धरती के ऊपर 1 आउट ऑफ 9, हर 9 में से एक आदमी अंडर नरिश्ड है। ये सिचुएशन है इस हाई टेक इरा की, जहाँ पे डेवलपमेंट बहुत अनइवन है, जहाँ पे डेवलपमेंट बिल्कुल इवन है ही नहीं। उस धरती की हम बात कर रहे हैं, या टेक्नोलॉजी की हम इतनी हाई की बात करते हैं, उनमें भी आज भी एक आदमी अंडर नरिश्ड है आउट ऑफ एवरी 9। यानी कि हर 9 में से एक आदमी को पूरी खुराक नहीं मिलती, पूरा फूड नहीं मिलता।
भले ही हम कितनी भी टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट की बात करते हो। और उससे भी ज्यादा स्थिति ये है कि 2006 में जो फूड बास्केट थी, जो नीले कलर की ये फूड बास्केट है, यानी कि कितना भोजन हमें चाहिए था मैनकाइंड को, अपने पूरे ह्यूमंस को फीड करने के लिए, पॉपुलेशन को, वो 2050 में ये ग्रीन कलर की जैसे दिख रही है वैसे होगी। इतनी बड़ी हो जाएगी फूड बास्केट, मतलब दुगने से भी ज्यादा। 70% इंक्रीज चाहिए हमें प्रोडक्शन में फूड का। अगर इसी तरीके से पॉपुलेशन बढ़ती चली गई 2006 से 2050 तक, हमें 70% इंक्रीज चाहिए एग्रीकल्चर। और ये एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में हमें इंक्रीज वी कैन नॉट गेट इट बाय पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स। इन केमिकल्स के भरोसे हमने अगर प्रोडक्शन बढ़ाया तो उसके दूरगामी परिणाम फार रीच इफेक्ट होंगे लैंड डिग्रेडेशन पे, वाटर पॉल्यूशन पे, और बहुत सारे इफेक्ट होंगे। हमारे को डिजीजेस हो जाती हैं आज की डेट में। आज की डेट में देखिए कैंसर, ट्यूमर, किडनी फेलियर, लिवर फेलियर, ये सारी चीजें बहुत बढ़ गई क्योंकि पेस्टिसाइड्स का यूज इतना ज्यादा बढ़ा। और इसके अलावा लैंड डिग्रेडेशन हुआ, बायोडायवर्सिटी लॉस हुआ पेस्टिसाइड के यूज से, क्योंकि पेस्टिसाइड वो ये आइडेंटिफाई नहीं करता है कि ये यूजफुल है, इसको मैं नहीं मारूंगा, ये बैक्टीरिया मिट्टी में बहुत यूजफुल है, इसको मैं नहीं मारूंगा, ये केंचुआ है, ये फार्मर्स का फ्रेंड है, अर्थवर्म, इसको मैं नहीं मारूंगा, ये बर्ड्स हैं, ये बहुत यूजफुल है, ये इंसेक्ट्स हैं, ये यूजफुल इंसेक्ट्स हैं, पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं, इनको हम नहीं किल करेंगे, ऐसा पेस्टिसाइड नहीं करता। वो तो सबको किल करता है, वो चलता है, जिसकी वजह से बायोडायवर्सिटी लॉस होता है। इट्स अ टाइप ऑफ पॉइजन। पेस्टिसाइड्स आर लाइक पॉइजन। उसकी वजह से ह्यूमन डिजीजेस बढ़ गई हैं बहुत। और ये इंसेक्ट्स, यूजफुल बैक्टीरिया मिट्टी में, यूजफुल इवन वर्म्स लाइक अर्थवर्म्स, बर्ड्स, सब ये यूजफुल जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये किल होते चले जा रहे हैं पेस्टिसाइड के इफेक्ट की वजह से, जिसकी वजह से लैंड डिग्रेडेशन, लैंड पॉल्यूटेड हो रही है, लैंड खराब हो रही है, उसकी प्रोडक्टिविटी घटती जा रही है। तो हम ये जो 70% इंक्रीज है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में, ये हम पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर के भरोसे तो नहीं कर सकते, उसकी वजह से और ज्यादा नुकसान हो जाएगा। इसीलिए हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जाना पड़ेगा, बायोलॉजिकल मेथड्स को यूज करना पड़ेगा, जो हमारी गवर्नमेंट अब स्ट्रेस भी कर रही है ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ कि हमें ऑर्गेनिक ही करना है। आगे जो हमें प्रोडक्शन बढ़ाना है वो ऑर्गेनिक मेथड से बढ़ाना है, वो मैं भी दिखाऊंगा। ये देखिए मैन मेड डिजास्टर्स के कुछ एग्जांपल दूं, फिर मैं एग्रीकल्चर पे आ जाता हूं। ये आइसबर्ग है, एक ग्लेशियर है, वो टूट के खत्म होते जा रहे हैं। ये ग्रीनलैंड है जो नॉर्थ पोल के पास है। यहाँ पे आइस ग्लेशियर्स हैं जो खत्म होते चले जा रहे हैं, जो परमानेंट परमाफ्रॉस्ट, एक बोलते हैं परमाफ्रॉस्ट। परमाफ्रॉस्ट वो आइस थी जो सदियों से, हजारों साल से परमानेंटली आइस फॉर्म में थी। आइस जम के रह रही थी, वो वाटर को होल्ड करती है वहां पे, और वो परमाफ्रॉस्ट तक मेल्ट हो रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। कितना खतरनाक सिचुएशन पैदा हो रही है। ये एक टेक्सास है यूएसए में, वहां पे पूरा का पूरा बीच गायब हो गया ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। समुद्र अंदर घुसा और वो गायब हो गया बीच। ये हीट वेव है, यूरोप बहुत ज्यादा अफेक्टेड है हीट वेव से। अब ये एक लेक है जो खत्म होती चली जा रही है, वाटर लेक। मैं आप लोगों को नेवादा में यूएसए, मैं आप लोगों को एक और बात बता दूं कि वर्ल्ड में 70 से 80% फ्रेश वाटर रिसोर्सेज जैसे लेक्स, इनलैंड वाटर रिसोर्सेज जैसे लेक्स, पॉन्ड्स, या तो खत्म होते जा रहे हैं या पॉल्यूटेड है हाईली। ये आप लोग अपने, आप एनसीसी कैडेट्स हैं, आप जाकर अपने आसपास के गांव में, अपने लखनऊ के, अपने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के आसपास के गांव में जाके देख सकते हैं। मेरे को लगता है हमारे साथ गए भी होंगे उन्नत भारत अभियान में बच्चे, और देखा होगा आसपास लेक्स वो कैसे खत्म हो रहे हैं, लेक्स, तालाब, पॉन्ड्स। तो ये जो लेक्स और पॉन्ड्स खत्म हो रहे हैं, इसके साथ सिर्फ लेक और पॉन्ड ही खत्म नहीं हो रहे, इसके साथ बहुत सारे यूजफुल प्लांट्स और एनिमल्स भी खत्म होते जा रहे हैं जो लेक्स में रहते थे, जो हेल्पफुल थे वहाँ की बायोडायवर्सिटी बढ़ाने के लिए, जो हेल्पफुल थे वहाँ सॉइल की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, जो हेल्पफुल थे इकोसिस्टम की बैलेंस मेंटेन करने के लिए, वो भी खत्म होते चले जा रहे हैं लेक्स और पॉन्ड्स के साथ। और यहाँ तक कि एक और लेक का एग्जांपल है, 1972 में ऐसे दिखती थी, इतनी बड़ी लेक थी, और 2016 में ऐसे रह गई इतनी छोटी होकर। ईरान का ये लेक है। ये एक और बहुत बड़ा एग्जांपल है, पूरा समुद्र, इसका नाम था अराल सी, अभी भी है, अराल सी सेंट्रल एशिया में है।
ये इतना बड़ा समुद्र था जो 1977 में ह्यूज सी था, आज वो इतना सा 2011 में उसकी आप पिक्चर देखिए राइट साइड पे, तो इतना छोटा सा रह गया है, वो 10% भी नहीं बचा अपना पूरा, समुद्र ही गायब हो गया धरती पे से। तो ये ह्यूमन एक्टिविटीज, ग्लोबल वार्मिंग, ये सबका इफेक्ट है जो मैं बताना चाह रहा हूँ। माउंट एवरेस्ट तक पे प्लास्टिक और पॉल्यूशन, ये टीन के कैंस, ऐसे बहुत सारे पॉल्यूटेड सामान माउंट एवरेस्ट तक को हमने नहीं छोड़ा, वहां पे भी पॉल्यूशन फैला के हम लोग आ गए। ये देखिए मैं प्लास्टिक की बात करता हूँ तो ये पैसिफिक ओशियन का एग्जांपल है, पैसिफिक महासागर। यहाँ पर ये प्लास्टिक का बहुत बड़ा आइलैंड बन के तैर रहा है। ये एक व्यक्ति इसमें देखिए आप, वो उसमें स्विम करके भी दिखा रहा है। यहाँ पे ये प्लास्टिक का आइलैंड तैर रहा है पैसिफिक ओशियन में, जो दिन पर दिन बड़ा होता जा रहा है मॉन्स्टर की तरह। ये प्लास्टिक का आइलैंड, इसमें इतने खतरनाक पॉल्यूटेंट्स हैं, हैवी मेटल्स, पेस्टिसाइड्स, प्लास्टिक्स और इलेक्ट्रॉनिक ई वेस्ट, सब कुछ इसमें भरा पड़ा है। खतरनाक बैक्टीरिया, वायरसेस वो भी इसमें हो सकते हैं। तो इतना खतरनाक, हमने क्या गंदगी फैला दी है पूरे प्लेनेट के ऊपर। और अगर हम अपने को नहीं सुधारेंगे, ये ऑयल स्पिल का एग्जांपल है। ऐसे ऑयल स्पिल दिखता है जब ओशन के ऊपर पूरा ऑयल फैल जाता है, उसके नीचे जितनी भी लाइफ होती है वो सब मर जाते हैं, क्योंकि ये ऑक्सीजन को कट डाउन कर देता है हवा से। हवा से ऑक्सीजन पानी में नहीं जा पाएगी अगर ऑयल स्पिल हो जाएगा। ये जो ऑयल स्पिल अलास्का का दिख रहा है, ये 1100 माइल यानी कि 1500 किलोमीटर से ज्यादा तक फैला था। ये जो फोटो में दिख रहा है, ये तो एक जगह का फोटो है, लेकिन 1500 किलोमीटर से ज्यादा ये ऑयल स्पिल फैल गया था। इतना खतरनाक था। अब ये सारे एग्जांपल्स मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि हमें बायोलॉजिकल सॉल्यूशन लाने होंगे, बायोटेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन लाने होंगे। ऑफ कोर्स सबको मिलके काम करना होगा। हम एक एक इंडिविजुअल को मिलके हम लोगों को एनवायरनमेंट की रक्षा करनी पड़ेगी। हमको कोविड वॉरियर जैसे होते हैं, ऐसे एनवायरमेंटल वॉरियर बनना पड़ेगा। हमें अपने एनवायरनमेंट के आसपास की सुरक्षा करनी पड़ेगी। हमें एनवायरमेंटल सॉल्यूशंस की तरफ जाना पड़ेगा। अब मैं एनवायरमेंटल सॉल्यूशन एग्रीकल्चर वाले पार्ट पर आ रहा हूँ। ये एग्रीकल्चर में ये पॉपुलेशन जो ये सब मैं बता चुका हूँ कैसे बढ़ती जा रही है। देखिए फूड सिक्योरिटी जो भी मैं बता रहा था कि 70% हमें फूड प्रोडक्शन बढ़ाना होगा। उसके लिए हमें क्या क्या एफर्ट करने पड़ेंगे। ये ग्राफ शो कर रहा है कि कैसे फूड की शॉर्टेज है आज भी। मैंने कहा 9 में से एक व्यक्ति आज भी भूखा है, आज भी उसको फूड प्रॉपर्ली नहीं मिलता, हर 9 में से एक धरती पे। तो ऑलरेडी हम ये ऑरेंज ये शो कर रहा है कि एक्चुअल फूड डिमांड कितनी है और हम कितना पीछे चल रहे हैं। ऑलरेडी फूड डिमांड से हम पीछे हैं, और जिस तरीके से ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रही है, ये गैप और बढ़ सकता है अगर हमने सही से प्रोडक्शन को फूड के नहीं बढ़ाया। ऐसा नहीं है कि हम बढ़ा नहीं सकते। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि कैसे हम लोगों ने, अब मैं अपनी सक्सेस स्टोरी आप लोगों को दिखाऊंगा। सारे जगह ये लैंड डिग्रेडेशन ये शो कर रहा है कि कैसे लैंड डिग्रेडेशन, यू सी अफ्रीका में कितना एरिया है डिग्रेडेड, एशिया में सबसे ज्यादा है 3107 मिलियन हेक्टेयर्स, यूरोप, लैटिन अमेरिका, ईस्ट, नॉर्थ अमेरिका, और टोटल इतना एरिया धरती पे आज की डेट में लैंड डिग्रेडेड है। ये इंडिया का मैप है। यहाँ पे सैलिनिटी और लैंड डिग्रेडेशन ये काले स्पॉट से दिखाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में यू कैन सी सेंट्रल यूपी, पूरा सेंट्रल बेल्ट, ये पूरा यूपी का ईस्ट से लेके वेस्ट तक यहाँ पे लैंड डिग्रेडेशन बहुत ज्यादा है। इवन पंजाब जो कि बहुत ज्यादा एक हरित प्रदेश कहा जाता था, वहाँ पे लैंड डिग्रेडेशन पंजाब और हरियाणा में बढ़ गया, क्योंकि पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर्स का बेतहाशा यूज हुआ। वहाँ लोगों के पास पैसा ज्यादा था, उन्होंने ज्यादा पेस्टिसाइड झोंक दिया मिट्टी में, और उसकी वजह से नुकसान ज्यादा हो गया। तो ये सब अब हम लोग क्या करते हैं, मैं आप लोगों को दिखाऊं, ऐसा पॉसिबल है साफ इजीली बायो फर्टिलाइजर्स और बायो पेस्टिसाइड्स की मदद से हम लोग लैंड को वापस ठीक कर सकते हैं। हमको ये केमिकल्स को छोड़ना होगा और बायोलॉजिकल मेथड्स जो हैं एग्रीकल्चर में उस पे जाना पड़ेगा। ये यू सी हम लोगों ने जाके बहुत सारे बैक्टीरिया, ये देखिए ये मैं बता रहा था सेंट्रल यूपी, ये कानपुर और लखनऊ के आसपास की फोटोग्राफ है जो लैंड डिग्रेडेड लैंड है।
यहाँ पे प्रोडक्टिविटी बहुत लो है। मैं कई बार फार्मर्स से जाके मिला हूँ अपने यहाँ पर और उन लोगों से बात की, वो बहुत परेशान रहते हैं। प्रोडक्टिविटी इतनी लो है कि कई बार फार्मर्स जो हैं वो खेती करते ही नहीं, इतनी लैंड खराब हो गई। वो सिर्फ बेचारे अपना डेली वेजर बनकर रह गए हैं और डेली वेजर जाके बड़े शहरों में काम करेंगे, वापस गांव आ जाएंगे। आसपास शहरों के रहते हैं ये गांव, मैं तो शहरों के आसपास के गांव की हालत बता रहा हूँ। तो यहाँ पर प्रोडक्टिविटी इतनी लो हो गई कि प्रोडक्शन करना ही गांव वालों ने, जो किसान लोग थे, उन्होंने अपना प्रोडक्शन एग्रीकल्चर की तरफ से ही हट गए, क्योंकि कई जगह इतनी प्रोडक्टिविटी लो है। तो हम लोग वहीं गए, ये मैं और मेरे रिसर्च स्कॉलर हैं, हम लोग गए वहाँ पर ऐसे ही गाँव में, और वहाँ की मिट्टी से ये जो खराब मिट्टी है वहीं से बैक्टीरिया ढूंढ कर लाए। ये बैक्टीरिया हम लोग ढूंढ के लाके, इसलिए कि वहाँ पे बैक्टीरिया अभी भी मौजूद हैं। ये नहीं है कि मिट्टी खराब होगी तो सारे बैक्टीरिया, ये यूजफुल बैक्टीरिया है। आप लोगों को पता होगा कोई बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, प्लांट को मदद करते हैं, प्लांट के मित्र होते हैं, फ्रेंड्स ऑफ प्लांट्स होते हैं, वो बैक्टीरिया आज भी है वहाँ पर, लेकिन उनकी मात्रा बहुत कम हो गई। तो वो बैक्टीरिया लेकर आए और हमने उनको अपनी लैब में स्टडी किया। ये मैं इसकी डिटेल में साइंस में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ कि हमने उनको स्टडी किया और अपनी लैब में उनको ग्रो कराया। उनकी हेल्प से हमने बायो फर्टिलाइजर बनाए, बायो पेस्टिसाइड बनाए, और हमने फिर उनको वापस गांव में ले जाकर, ये देखिए इसमें ये जो स्लाइड है, इसमें एक सूरजमुखी के पेड़ बीज को हमने ट्रीटमेंट दिया बैक्टीरिया से, सूरजमुखी को। और हम वापस खेत में गए उन्हीं किसान लोगों के अपनी लैब में रिसर्च करने के बाद, और ये बायो फर्टिलाइजर डाले हमने वहाँ पर, बीज का ट्रीटमेंट किया, उसको लगाया। और ये डिफरेंस, कंट्रोल का मतलब होता है, स्लाइड में कंट्रोल दिख रहा है, कंट्रोल का मतलब जहाँ हमने ट्रीटमेंट नहीं किया, और ये ट्रीटेड है बैक्टीरिया से, दूसरी साइड राइट हैंड साइड। तो कितना बढ़िया उसमें ग्रोथ और सब बढ़ गया, ये इतना ज्यादा बढ़ गया ये प्रोडक्शन। और मैं और क्रॉप्स का दिखा रहा हूँ, ये देखिए प्रोडक्शन कितना बढ़ गया, दुगना हो गया उस सलाइन मिट्टी में। ये खराब मिट्टी की बात कर रहा हूँ मैं, डिग्रेडेड सॉइल में। ऐसे ही हमने सूरजमुखी पे किया। ये किसान से जाके हम लोग मिले गांव में, उन लोगों से हमने जमीन ली। वो आराम से अपनी जो लैंड है जहाँ पे वो पहले अब कुछ ग्रो ही नहीं करा रहे, उन्होंने बड़े आराम से हम लोगों से कहा कि हाँ आप लोग ले लीजिए रिसर्च करने के लिए, हम तो वैसे भी इस पे कुछ ग्रो नहीं कर रहे। बेचारे बड़े गरीब अवस्था में कई जगह के किसान है, क्योंकि उनकी प्रोडक्टिविटी बिल्कुल लो हो गई है मिट्टी की, वो इतना ज्यादा खराब हो गई है मिट्टी वहाँ पर। तो ये देखिए इसमें ये कंट्रोल है ऊपर राइट हैंड कॉर्नर पे, ये मिट्टी है इधर लेफ्ट साइड कॉर्नर पे। ये मिट्टी जो बिल्कुल खराब डिग्रेडेड लैंड, और ये कंट्रोल जहाँ पे हमने कुछ नहीं डाला, और नीचे जो है फोटोग्राफ, उसमें हमने बैक्टीरिया से ट्रीटमेंट किया और सूरजमुखी को लगाया उसी डिग्रेडेड लैंड में। अब मैं यहाँ पे एक बात बोलूं तो कई लोग कहते हैं, जब मैं ये वाली स्लाइड दिखाता हूँ तो मैं एक जगह गया था स्लाइड दिखाने इंडिया में एक कॉन्फ्रेंस में, तो उन्होंने मुझे बोला कि ये अलग अलग जगह है, वो यकीन ही नहीं कर रहे, कह रहे कि अलग अलग जगह है, आपने अलग अलग जगह की फोटो ले ली, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो मैंने उनको अगली स्लाइड दिखाई, ये देखिए इसी में ये पीछे ऊपर लेफ्ट साइड कॉर्नर पे ये बैक्टीरिया के ट्रीटेड प्लांट है, और ये आगे कंट्रोल लगा हुआ है, और इधर और आगे बढ़ जाएंगे राइट हैंड कॉर्नर पे तो कुछ भी नहीं लगा हुआ, पीछे झाड़ वाड़ उगे हुए हैं। यहाँ किसान लोगों ने कुछ भी नहीं लगाया हुआ, मिट्टी इतनी खराब है कि वो कुछ लगाते नहीं। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये बायो फर्टिलाइजर, इससे हम इनकी उपज बहुत बढ़ा सकते हैं। ये सनफ्लावर की यील्ड भी हमने बहुत बढ़ाई, हमने और भी बहुत सारी क्रॉप्स पे ट्रायल किए और बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। बायो फर्टिलाइजर, बायो पेस्टिसाइड, हमारी भारत सरकार इसके लिए बहुत कोशिश कर रही है कि बायो फर्टिलाइजर, बायो पेस्टिसाइड का ही यूज हो खेतों में। एक ये हमने लेट्यूस आप लोगों ने सुना होगा, जो पिज्जा बर्गर वगैरह में लगता है, उस पे भी हमने एक्सपेरिमेंट किया, बहुत अच्छे रिजल्ट मिले बैक्टीरिया से, बायो फर्टिलाइजर की वजह से। ये बायो फर्टिलाइजर सारे बैक्टीरिया जो यूजफुल बैक्टीरिया हैं मिट्टी के, उनके हेल्प से। ये हम वीट पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं इस वक्त, गेहूं पे।
और ये धनिया पे एक्सपेरिमेंट है। तो अलग अलग क्रॉप पे हमने एक्सपेरिमेंट किए और बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। यानी कि बायो फर्टिलाइजर्स बहुत अच्छे से वर्क करते हैं और बहुत तेजी से बढ़ भी रहा है इनका यूज वर्ल्ड वाइड, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो मैं यही कहूंगा कि बायो फर्टिलाइजर, बायो पेस्टिसाइड्स का यूज होना चाहिए। आप लोग भी जागरूक हों और अपने जगह जगह जाके लोगों को बताएं कि पेस्टिसाइड का यूज कम हो, बायो फर्टिलाइजर्स और बायो पेस्टिसाइड्स का यूज ज्यादा हो। और इसके मदद से ही हम लोग ये अपनी मिट्टी को ठीक कर सकते हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं और इसकी हेल्प से हम ये अपनी जो पॉपुलेशन है उसको फीड भी कर सकते हैं, प्रोडक्शन भी बढ़ा सकते हैं। ऐसे ही बायोप्लास्टिक्स हैं, बायोप्लास्टिक्स बनने लगी हैं अब कई जगह जो डिग्रेड हो जाती हैं। बायोप्लास्टिक्स का मतलब डिग्रेडेबल प्लास्टिक। अब धीरे धीरे मैं आपको बताऊं फ्यूचर में प्लास्टिक की जगह बायोप्लास्टिक आएंगी, ये भी बायोलॉजिकली बनाई जाती हैं। और ये बैक्टीरिया की मदद से अलग अलग तरीके से हम कई सारे सक्सेस स्टोरीज हैं, ये बायो रिमीडिएशन है। मैं आप लोगों को बताऊं जिस जगह हम कानपुर के पास जो अभी मैंने फोटोग्राफ दिखाए थे सूरजमुखी जहाँ पे लगाया, अगर मैं आज आप लोग मेरे साथ वहाँ पे किसी वक्त चले एनसीसी के सारे कैडेट्स, तो मैं आप लोगों को दिखाऊं कि वो कितना हरा भरा हो गया है। जहाँ पहले बिल्कुल डिग्रेडेड था, अब वहाँ पे किसान फिर से खेती कर रहे हैं। हमने एक छोटे से पैच को ही ठीक किया, लेकिन वो बहुत सक्सेसफुल ही ठीक हुआ और वहाँ पे बहुत अच्छे से ये फोटो में दिख रहा है, ये देखिए ऊपर, ये ऊपर बिल्कुल डिग्रेडेड वो जगह है जहाँ पहले हम पहुंचे थे। और हमने किसान लोगों से वहां पे रिक्वेस्ट किया था कि ये जगह पे हम खेती करेंगे। और नीचे देखिए ये नीचे राइट हैंड कॉर्नर पे ये आज किसान वहां पे सारी तरीके की सब्जियां और फल लगा रहे हैं, और सब्जियां और वीट और राई सब लगा रहे हैं जो पहले लगती नहीं थी, ग्रो ही नहीं करती थी। तो बायोलॉजिकल मेथड्स में इतनी पावर है क्योंकि वो नेचर के क्लोज है, वो नेचुरल है। वहीं के बैक्टीरिया हमने लिए मिट्टी के और वहीं को यूज किया जो पेस्टिसाइड से खत्म होते चले जा रहे हैं। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि आप लोगों को इस टॉक से कुछ समझ में आया होगा। मैं आप लोगों को एक बार और बताना चाहूंगा कि ये सारी चीजें जो नेचर है, ये कोविड-19 सब जुड़ा हुआ है। ये नेचर जहाँ पे हमने बर्बादी करी, तो ऐसे एपिडेमिक और ऐसे पैंडेमिक आते रहेंगे। और ना सिर्फ एपिडेमिक और पैंडेमिक बल्कि ऐसे बहुत सारे और नेचुरल डिजास्टर, आप लोगों को याद हो केदारनाथ में कुछ साल पहले एक नेचुरल डिजास्टर हुआ, केरला में 2-3 साल पहले एक नेचुरल डिजास्टर हुए, अभी असम में बाढ़ और सब जगह का हाल देख रहे हैं। ये बढ़ते चले जाएंगे अगर हमने अपने एनवायरनमेंट को कंजर्व नहीं करा, हमने अपने नेचर पे ध्यान नहीं दिया, हम वापस नेचुरल नहीं हुए, जो कि हम आर्टिफिशियल होते चले जा रहे हैं। आई होप यू एंजॉयड दिस टॉक। कभी मैं कोविड-19 को लिंक करते हुए भी नेचर की वजह से कैसे इम्पैक्ट हो रहा है बताऊंगा, वो फिर किसी दिन। तो मैं सबको एक बहुत फिर से विशेस फ्रॉम माय साइड, बी सेफ, बी हेल्दी, मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग। यही इस वक्त जब तक हमारे पास कोई ट्रीटमेंट नहीं आता कोविड-19 का, तब तक हमारे पास सबसे अच्छा एक यही उपाय है कि हम डिस्टेंस मेंटेन करें, प्रिकॉशन लें और बेमतलब घर से ना निकलें। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इस टॉक में समस्याएं माइक ओके सर, थैंक यू सो मच सर। बहुत अच्छा आपका ये वक्तव्य रहा और इससे हमारे जो एनसीसी के कैडेट्स होंगे वो बहुत ज़्यादा लाभान्वित होंगे। जब भी हम किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं तो हमें पिछला ज़रूर देखने की ज़रूरत पड़ती है, और इसकी ज़रूरत इसलिए है क्योंकि जब हम कुछ नया करने जा रहे हैं तो हमसे जो पुरानी भूल हुई हैं उसको हम सुधारते हुए आगे बढ़ें। तो आपने बहुत सारी समस्याओं के बारे में हमारे एनसीसी कैडेट्स को बताया, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बताया, किस तरीके से हम पोल्यूशन बढ़ाते ही जा रहे हैं, प्लास्टिक का यूज़ करके अपने चाहे मतलब ओशियन की अगर बात करते हैं, चाहे हम लैंड डिग्रेडेशन की बात करते हैं, उसके बारे में आपने बताया। किस तरीके से CO2 एमिशन होता जा रहा है और एनवायरनमेंट में ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता जा रहा है, इसके बारे में बताया। और सबसे जो भी समस्याएं आपने बताई उसका आपने पूरी तरीके से उदाहरण भी प्रस्तुत किया। जिस तरीके से आपने वॉकर लेक नवाडा का दिखाया कि किस तरीके से लेक पहले बहुत ज़्यादा बड़ी थी और फिर मतलब बहुत छोटी हो गई। फिर आपने पैसिफिक ओशन गार्बेज के बारे में भी बताया, तो बहुत अच्छे से सबको समझ में आया होगा, ऐसी मैं आशा करती हूँ।
और जो अब जब समस्याएं आती है लेकिन उनका सलूशन नहीं आ पाता है। लेकिन ये बहुत अच्छा रहा आपके वेक्टर और व्याख्यान में कि आपने सलूशन के बारे में भी चर्चा की और आपने बताया कि हमें बायो फर्टिलाइजर का यूज करना चाहिए। आपने बायो रेमिडिएशन के बारे में बताया, बायो पेस्टिसाइड्स के बारे में बताया, बायो इनोकुलेंट के बारे में बताया, बायो प्लास्टिक जो सबसे बड़ी समस्या आजकल हमारे सामने हो रही है उसके बारे में भी बताया कि किस तरीके से हम अपना सलूशन कर सकते हैं। समस्याएं हैं लेकिन कोई भी समस्या का अगर सलूशन है तो एक तरीके से बहुत बड़ी समस्या है वो हल हो जाती है। इसके बारे में बताया तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो उसके लिए 2 लाइनें जो आपके वक्तव्य से निकल के आती है कि आत्मनिर्भर बनेगा देश का किसान, तभी तो विश्व में डंका बजेगा भारत का हर बार। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और मैं जो हमारे आज के प्रोग्राम के सहयोगी हैं लेफ्टिनेंट डॉक्टर मनोज कुमार ददवाल सर को बुलाना चाहूँगी। बहुत ही ज़्यादा डायनेमिक हैं और उनको वोट ऑफ थैंक्स के लिए मैं बुलाना चाहती हूँ। उनके हमेशा ही सहयोग हम लोग का आपस में रहता है और जिससे हर कार्यक्रम बहुत ही सफलतापूर्वक हो पाता है। तो मैं मनोज सर को आमंत्रित करना चाहती हूँ। एक मिनट देखती हूँ मैं। जब तक सर जुड़ रहे हैं तब तक मैं जो हमारी गतिविधियां आगे भी चलने वाली हैं और जो हो चुकी उनके बारे में थोड़ा सा मैं बता देना चाहती हूँ कि ये जो हमारा प्रोग्राम था आत्मनिर्भर भारत, ये पखवाड़े से शुरू हुआ जो कि 1 अगस्त से चल रहा था, जिसमें बच्चों ने बहुत सारे कंपटीशन थे जैसे कि डिबेट कंपटीशन हो गया, पीपीटी प्रेजेंटेशन कंपटीशन कराया गया और बी वोकल फॉर लोकल की शपथ ग्रहण भी कराई गई और उसके बाद क्विज कंपटीशंस भी हुए, पोस्टर मेकिंग कंपटीशंस भी हुए। इस तरीके से तो ये जो हमारा आज का जो ई कैंप है ये एक मिनी कैंप जो हमारा पहले से एक पखवाड़ा चलता हुआ आ रहा था उसी का पार्ट है। और इसमें जैसे हमारा ये जो कैंप है वो 11 तारीख से शुरू हो गया था और 11 तारीख को हमारे बच्चों ने भारत सरकार के वेबसाइट पर जा कर के वहाँ पर उन्होंने शपथ ग्रहण करी और उसके बाद फिर हमारा जो नेक्स्ट स्टेप था वो था क्विज जो रक्षा मंत्रालय ने कराया, उसमें भी बच्चों ने बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ करके पार्ट लिया। तो मनोज सर हमारे थैंक यू वोट ऑफ थैंक्स देंगे कुछ देर में। और उसी के साथ ही साथ आज का जो हमारा टॉक था वो आपने देखा ही कितनी अच्छी तरीके से डॉक्टर रचना मैडम ने और प्रोफेसर नवीन अरोड़ा सर ने सब बच्चों को बताया। तो अगली कड़ी में जो 2 दिन हमारे पास हैं उन दोनों ही दिन हमारा कल जैसे एक डिबेट कंपटीशन होगा जिसका टॉपिक है अलाइनिंग एग्जिस्टिंग एजुकेशन सिस्टम टुवर्ड्स मिशन आत्मनिर्भर भारत अभियान। इस पर बच्चे बोलेंगे और जो हमारे साथ जुड़ेंगे कल के जो स्पीकर्स हैं वो हैं प्रोफेसर शिल्पी मैडम, डॉक्टर यूवी किरण मैडम, डॉक्टर दिलीप और डॉक्टर रवि प्रकाश पांडे। तो ये कल के हमारे स्पीकर्स रहेंगे। तो अब मैं अगर मनोज सर जुड़ गए हों तो मैं उनको आमंत्रित करना चाहूँगी वोट ऑफ थैंक्स के लिए। सर वोट ऑफ थैंक्स देंगे
ऑनलाइन आप करिए ना, एडमिट हो आप तो हो जाएंगे। हेलो। हाँ सर। हेलो। यस सर। हेलो सर आ गई आपकी आवाज। राशि मैडम, क्या मैडम सुन पा रही हैं आप? हाँ जी सर, हाँ जी सर, प्लीज। हाँ हाँ, ठीक है। पहले तो मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा जो ये प्रोग्राम कंडक्ट कराने में हमारी मदद की। ऑनरेबल वाइस चांसलर सर का, रिस्पेक्टेड विक्टर बाबू सर का जो हमारे रजिस्ट्रार साहब हैं, एंड डीन एकेडमिक्स का जिन्होंने हमें ये प्रोग्राम कराने की इजाजत दी। इसके साथ ही मैं हमारे स्पीकर्स का, जिन्होंने बहुत अच्छी तरीके से आत्मनिर्भर भारत के बारे में बताया, डॉक्टर रचना मैडम एंड प्रोफेसर नवीन सर, जिन्होंने हमारी एक आंखें खोली कि ग्लोबल वार्मिंग किस तरह हम लोग को इफेक्ट कर रही है, और मतलब एग्रीकल्चर को हम टेक्नोलॉजी के थ्रू कैसे उसको बढ़ा सकते हैं और उसको कैसे फायदेमंद कर सकते हैं। मैं इस प्रोग्राम को कंडक्ट कराने के लिए हमारे 20 यूपी बटालियन के कर्नल साहब, कर्नल अरुण सूर्यवंशी जी का, एडम ऑफिसर मेजर प्रवीण कुमारी जी का, कर्नल यूपी 67 यूपी बटालियन कर्नल गौतम सर का, कर्नल जितेंद्र सिंह सर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, मैं इन सब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, उनको मुबारकबाद देता हूँ। ये आज के सेशन का एंड है। जिस तरीके से आप लोगों ने आज के सेशन में पार्टिसिपेट किया है, मैं आशा करता हूँ आप 15 तारीख तक जो निरंतर ये हमारा प्रोग्राम चलता रहेगा, आप इसमें पार्टिसिपेट करते रहेंगे और अपने ज्ञान के साथ साथ आप इसमें कंट्रीब्यूट भी करेंगे। तो इसके साथ आप लोग का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो मीडिया जिन्होंने इसको कवरेज किया है, जो इसको ऊपर लेके जा रहे हैं, जो बता रहे हैं, और यस, ये इनके बिना पॉसिबल नहीं हो सकता है, सोशल मीडिया के बिना पॉसिबल नहीं हो सकता है कि इसका प्रसार किया जाए। मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। इसके साथ ही सबको नमस्कार, सबको प्रणाम, और कल के लिए तैयारी करते हुए आप सबको थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब हमारे कार्यक्रम का समापन जो है वो एनसीसी सॉन्ग और राष्ट्रगान से होगा। तो सब लोगों से मैं अनुरोध करूंगी कि वो अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे। तो सबसे पहले एनसीसी सॉन्ग चलेगा और उसके बाद राष्ट्रगान चलेगा। तो मैं स्क्रीन प्रेजेंट करती हूँ इसके लिए।
अब राष्ट्रगान। तो इसी के साथ आज का हमारा जो प्रोग्राम है वो ख़त्म होता है और मैं ये ख़त्म करने की उद्घोषणा करती हूँ। सबको बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। और कल फिर हम लोगों को टाइमिंग में बच्चों को बता दूंगी, क्योंकि कल शायद जो हमारा ये कार्यक्रम है वो हम लोग शाम के सेशन में करेंगे। तो कल मैं सबको बता दूंगी, मैसेज पहुंच जाएगा सारे एनसीसी कैडेट्स को। तो बहुत बहुत धन्यवाद सबका जुड़ने के लिए। तो जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।